आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल चुकी है। इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाजत दी गई है। बीते रोज पुलिस के साथ में बैठक में रूट प्लान बनाया गया था, लेकिन आज सुबह कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग की थी, जिस पर एक बार फिर से किसान नेताओं की और दिल्ली पुलिस की बैठक हुई। बैठक के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसान नेताओं के साथ चर्चा के बाद हमने ट्रैक्टर रैली के लिए 3 मार्गों का जो पूरी तरीके से रूट बनाया है और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि दोनों की सहमति बन चुकी है। पुलिस और किसान नेताओं ने उस तमाम मार्गों का दौरा भी किया है और तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो व्यवधान पैदा कर सकते हैं, हम इसके बारे में सावधान हैं। तो वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के श्रवण सिंह पंडेरा ने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने रिंग रोड का जो प्रोग्राम बनाया था, हम उसी प्रोग्राम पर कायम हैं। हमें दिल्ली पुलिस के रूट पर आपत्ति है, हम पुलिस से अनुरोध करेंगे। इजाजत देना या ना देना सरकार का काम है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे टकराव हो। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिस पुराने रूट में जाना चाहते थे उसी में जाएंगे, मतलब आउटर रिंग रोड तक जाने की वो बात। कुछ किसान नेता सर अड़े हुए हैं, कुछ नहीं जाएंगे सर, सिर्फ कुछ किसान नेता कह रहे हैं। हमारी सभी किसान नेताओं से बात हुई और बात करने के बाद हमने रूट तय कर लिया है और हम ये मानते हैं कि दिल्ली के वासियों को हित में ध्यान रखते हुए, राष्ट्र का गौरव को ध्यान में रखते हुए, वे सारे लोग, ये लोग सारे जिम्मेवार लोग हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो बताया हुआ जो रूट है, जो म्यूचुअली अग्रीड रूट है, तैयारी चलेंगे। हमसे ट्रैक्टर लेकर चलेंगे ऐसे यहाँ से ऊपर इससे। हाँ दोनों सब जाएंगे, सब चलेंगे, सब चलेगा। कितने ट्रैक्टर होंगे कुछ इनकी कोई गिनती नहीं। ये तो किसान तैयारी के साथ में आ रहा सब अपना गांव से, और वो सोच रहा है कि जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। इन्हें परेड को अपने उससे जोड़ दिया किसान ने, अपने आंदोलन से, अपने खेत से जोड़ दिया तिरंगे को। और ये तो आन बान शान की लड़ाई है किसान की। गलबात हुई आ, गलबात ते असीं उन्हां दे गाड़ी बेनती कीती आ भी जिहड़ा पहला ऐलान होया सीगा भी रिंग रोड दे अंदर जिहड़ा आपां ट्रैक्टर परेड करनी सी, उन्हां नूं कहा भी सानूं ओह मुहैया करवाई जा सके। ठीक है जी, उन्हां वल्लों कुछ अपनियां गल्लां रखियां गईयां ने। ठीक है भी आ साडे सामने समस्यावां ने। उन्हां वल्लों ये भी कहा गया भी तुहाडे नाल सहमति करके रूट ऐलानिया गया। असीं कहा भी साडे नाल सहमति कोई नहीं। कि ट्रैक्टर रैली को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। तैयारियां जोर पर किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसको लेकर अभी जो रूट तैयार किया गया था दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, उसको लेकर कुछ किसान संगठन के मन में अभी भी भ्रम है। उनकी सीधे तौर पर मांग है कि आउटर रिंग रोड पर ही वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकालें। लेकिन उन सबके बीच में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के साथ में बैठक हुई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आज किसान नेता और साथ में दिल्ली पुलिस ने उन तमाम रूटों का जायजा लिया, दौरा किया जहां से कल ट्रैक्टर परेड निकलेगी। आपको बताएं कि दिल्ली में 3 रास्तों के जरिए ट्रैक्टर परेड जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 रास्ते वो होंगे जहां पर अभी आंदोलन चल रहा है, चाहे टीकरी बॉर्डर की हम बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की हम बात करें। लेकिन जो मांग शुरुआत में जिस तरीके से किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं ने की थी कि वो वहां पर जाएंगे, लाल किले से इंडिया गेट तक परेड करेंगे, लेकिन बाद में इस मांग को खत्म कर दिया गया।
मांग को बदलते हुए रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी रिंग रोड की इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। बावजूद इसके अभी जिन इलाकों में ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत दी गई है, उन तमाम इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि किसान नेता भी सतर्क है। किसानों नेताओं के द्वारा भी अपने अपने स्तर पर लोगों की टीम बनाई गई है और वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। तमाम लोगों की अलग अलग तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कौन सा ट्रैक्टर आगे कौन सा पीछे रहेगा, इस तरह की स्थिति को सही तरीके से साफ करने के लिए हर ट्रैक्टर पर नंबर लिखा होगा। सबसे आगे किसान नेता ट्रैक्टरों पर सवार होंगे, उसके बाद महिला किसान उनके पीछे चलेंगी और उसके बाद में तमाम जो ट्रैक्टर बाकी हैं वो उनके पीछे चलते रहेंगे। इसके साथ में आपको बता दें कि एक सुनिश्चित स्पीड होगी, उससे ज्यादा स्पीड में कोई भी ट्रैक्टर को नहीं चलाएगा और इसी के साथ में किसी भी जो कि रूट तय किए गए हैं उनके अलावा उन रूटों से बाहर ट्रैक्टर नहीं लेकर जाएगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ सिंगो बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सबसे पहले तो अपडेट ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जायजा लिया गया है उन तमाम रूटों का, उन तमाम इलाकों का जहां से कल ट्रैक्टर परेड निकलेगी, क्या कुछ अपडेट है उससे जुड़ी? बिल्कुल मोहित, आपको बता दूं ट्रैक्टर परेड को लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि 26 जनवरी की जो परेड है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसके लिए काम करना जो है वो करने की है। लगातार नेताओं की बातचीत चल रही, हालांकि रूट है वो कल रात ही फाइनल हो चुका था और उस पर सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन कुछ एक दो ऐसे हैं जो लिंक जो किया गया था उस पर जाना चाहते हैं, दिल्ली में ज्यादा अंदर तक जाना चाहते हैं। उसी वजह से कहीं ना कहीं बैठकों का जो है वो करें। आज भी बैठक हुई है और जो रूट तय किया गया है उसी के हिसाब से किसानों को जाने के लिए हिदायत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान दिया जाए। किसान मोर्चा का जो फेसबुक ट्विटर है, अगर वहां से कोई निर्देश आता है तो उसको ही फॉलो करना है। इसके अलावा किसान जो नेता है उनके अनुसार चलना है और जो हम आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, अहम बात यह है कि जब हम आम लोगों से बात करते हैं उनमें गुस्सा जरूर देखने को मिलता है सरकार के खिलाफ, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं और किसान नेता जो हमें बता रहे हैं बिल्कुल उसी को पूरी तरह से रहे हैं और उसी हिसाब से हम ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होंगे। किसी भी तरीके की कोई हिंसा की बात अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जितने भी आम लोगों से हमने बात की उनमें आक्रोश जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके से मर्यादा भंग करने का इरादा किसी ने भी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मुझे अगर मैं बात करूं तो मैंने 500 से ज्यादा लोगों से अभी तक बातचीत मैं कर चुका हूं। हालांकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन सभी से एक ही रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। गुस्सा है लोगों में, आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन मर्यादा भंग नहीं करेंगे। वो सब अपने साथ तिरंगा लिए हुए हैं और तिरंगे का जो सम्मान है, जो हमारा स्वाभिमान है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं उन लोगों को जो अब तक किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम तरह की बात कही जा रही थी, तमाम आरोप किसान नेताओं पर, किसानों पर लगाए जा रहे थे, उसके हिसाब से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी देशभक्त हैं, ये देश हमारा है, ना कि किसी सरकार का या कुछ उन लोगों का जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो ये दिखाना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन किसानों का नहीं है, उनको बेनकाब करने के लिए तिरंगा साथ लेकर के चलेंगे और ये दिखा देंगे कि किस तरीके से जो किसान और मजदूर की जो एकता है वो कितनी बेमिसाल है, वो दिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पर किसान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हितेंद्र, साथ में एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल परेड पूरा देश देखेगा, लेकिन आज रिहर्सल की गई, टिकरी बॉर्डर पर की गई, सिंगो बॉर्डर पर हुई, गाजीपुर बॉर्डर पर रिहर्सल की गई। किस तरह की रिहर्सल थी, किस तरीके से ट्रैक्टरों को वहां से निकाला गया, क्या कुछ देखने को वहां पर मिला, क्या कुछ नियम वहां पर बनाए गए हैं कि किस तरीके से परेड में ट्रैक्टर जाएंगे, कौन से ट्रैक्टर आगे होंगे, किन ट्रैक्टरों में जो ट्रैक्टर्स वहां पर मौजूद होंगे, वॉलंटियर्स की क्या कुछ ड्यूटी होगी, क्या कुछ जानकारी मिली है? इस बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस ट्रैक्टर परेड को इस बार देखा जाएगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है जितना यहाँ का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो विश्व में आप पहचान है और इसी लहर से
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हितेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने और किसान नेताओं ने सहमति बनाई है, दौरा किया उन तमाम रूटों का जहां से कल ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि कृषि कानून के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से किसान यहां पर पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत अन्य महाराष्ट्र के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कृषि कानून के मसले पर शरद पवार ने केंद्र को घेरा और कहा कि इन कानूनों को बिना चर्चा के पास किया गया है। कानूनों की इस सभा में आपको बताएं कि किसानों की सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि आज देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो संविधान के साथ मजाक है। अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। महाराष्ट्र में कभी ऐसा राज्यपाल नहीं आया जिसके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में अब कुल 23 किसानों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और अपनी मांगों को राज्यपाल के सामने रखा। एकदम 3 कायदे मांडले आणि सांगितलं हे तिन्हीच्या तिन्ही कायदे आजच्या आज मंजूर झाले पाहिजे। मला आठवतंय गुलाम नबी आझाद विरोधी पक्षाचे नेते आणि अन्य सगळ्या विरोधी पक्षाचे नेते उठले आणि त्यांनी सांगितलं की या कायद्यांची चर्चा आम्हाला करायची आहे। शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काही विपरीत परिणाम होत असतील तर आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही आणि ती सविस्तर चर्चा केली पाहिजे। पण सरकारने सांगितलं की हे आजच्या आज तिन्ही कायदे मंजूर केले पाहिजे। शेवटी हे सांगण्यात आलं की या कायद्यांच्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले और किसान रैली का हम जिक्र करेंगे, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे, क्या कुछ वहां पर विपक्षी दलों के द्वारा कहा गया, सरकार पर जो हमला किए गए क्या कुछ कहा गया? जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचे जो किसान थे, उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन, अपनी हुंकार दिखाई, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के किसानों में भी इस बिल को लेकर के नाराजगी है। वहीं उनके समर्थन में जिस तरीके से पहली बार अपना बयान जारी किया है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने, उन्होंने चुटकियां मजाक कर सकते हैं लेते हुए कंगना रनावत का और राज्यपाल मुलाकात का, जबकि उन्होंने कहा कि क्या किसानों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। अगर मंच की बात करें तो मंच पर कई ऐसे पार्टी के नेता थे, कई ऐसे संगठन के लोग थे जो इस आंदोलन में इन किसानों के साथ उनकी आवाज मुंबई के आजाद मैदान से बुलंद कर रहे थे। जी मुरारी, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि इस रैली का मायने किस तरीके से देखे जाएं, क्या समझा जाए इस रैली से, क्योंकि वहां पर खुद शरद पवार मौके पर मौजूद रहे और इनके अलावा कई किसान संगठन के नेता वहां पर मौजूद रहे। इतनी भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद होते हैं, क्या मायने है इसका? देखिए, इसका मायने अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महानगरपालिका चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में महाविकास आघाड़ी पहले से ही किसान बिल के इस मुद्दे को लेकर के किसानों के साथ में खड़ी है। चाहे वो संजय राउत का बयान देख लीजिए या फिर नवाब मलिक का बयान या बाला साहब थोराट का, इन तीनों पार्टियों की तरफ से किसान समर्थन में बयान आए हैं। और ऐसे में जब किसानों का एक जत्था नागपुर से पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचता है तो वहां उस समर्थन में इतनी तादाद में जब राजनेता और कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं सरकार को घेरने के लिए ये पूरी एक जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विपक्षी दलों ने जोरदार हमला किया है। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरियाणा के फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की जगह फतेहाबाद के डीसी ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। फतेहाबाद सहित प्रदेश के कई जिलों में मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम को लेकर बदलाव किया गया है। कई जगहों पर किसानों के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सरकार के मंत्रियों के विरोध का ऐलान करने के बाद इसके चलते प्रदेश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और अब मुख्य अतिथियों की नई लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में फतेहाबाद जिले में भी तब्दीली की गई है और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की जगह फतेहगढ़ के आपको बताएं कि डीसी डॉक्टर हरि सिंह ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे। फतेहाबाद के डीसी ने एएनबी न्यूज से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की और फतेहाबाद के डीसी ने कहा कि सरकार के द्वारा कई जिलों में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और नई लिस्ट जारी की गई है। फतेहाबाद में अब राज्य मंत्री की जगह पर वो खुद ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी खुद अपने कार्यक्रम की जगह भी बदलवाई है। इसको लेकर भी बदलाव किए गए हैं। न सिर्फ फतेहाबाद या फिर मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण के कार्यक्रम की जगह बल्कि प्रदेश के बाकी जिलों में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं, कई बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोई भी सरकार का मंत्री विधायक ध्वजारोहण करता है तो उनका विरोध किया जाएगा। सरकार की तरफ से अभी एक आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें कई जिलों में मुख्य अतिथि के बारे में निर्धारण किया गया है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर उपायुक्त ही ध्वजारोहण करेंगे रिपब्लिक डे पर, जिसमें फतेहाबाद जिला भी एक जिला है। तो इसलिए फतेहाबाद में अब उपायुक्त द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाना प्रस्तावित है। अभिषेक तक्षक हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अभिषेक, सबसे पहले जानने की हम कोशिश करेंगे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ट्रैक्टर परेड है, उसका इफेक्ट अब सरकार के कार्यक्रम पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने कार्यक्रम की जगह बदली है, क्या कुछ अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये तीसरी बार जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है जिसमें ध्वजारोहण किया जाता है मुख्यमंत्री या राज्यपाल या तमाम जो मंत्री जो विधायकों द्वारा, उस कार्यक्रम की तीसरी सूची जो है इस बार जारी की गई है और उसमें बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जो मुखिया हैं प्रदेश के वो पहले पानीपत में उनका कार्यक्रम था जिसको बदलकर अब पंचकुला किया गया है और इसी तरह जो अन्य जो कई राज्यपाल जैसे जो प्रदेश के राज्यपाल हैं डॉक्टर सत्यदेव नारायण आर्य, उनका भी कार्यक्रम में बदलाव जो इस पहले ही कर दिया गया था, वो उनका राजभवन में उनका कार्यक्रम रहेगा। पहले उनका पंचकुला निर्धारित किया गया। तो इसी तरह जो कई और जो तमाम जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। जैसे जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, जो महिला मंत्री हैं, उनका भी जो पहले फतेहाबाद में कार्यक्रम था उनका अब कार्यक्रम बदल के नूंह कर दिया गया है। इसी तरह जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर,
उनके भी अब जो कार्यक्रम है वो गुरुग्राम में रखा गया है। इसी तरह जो और कई मंत्री हैं उनके कार्यक्रम में भी बदलाव करते हुए तीसरी सूची जो है सरकार की ओर से जारी की गई है। जी अभिषेक, क्यों आखिरकार ये कार्यक्रम में बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है? क्या कुछ कहना है मंत्रियों का, सरकार का इस पूरे मामले को लेकर? क्या किसानों की जो चेतावनी है उस मामले को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है, और क्या कुछ चेतावनी है, एक बार उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की ओर से इसको जोड़ के कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन जो है 26 की जो ट्रैक्टर यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही है, उसको देखते हुए इस बदलाव को किया गया है, ये इसको कहा जा सकता है। लेकिन जो अब आधारिक जो बयान है, हमारी शिक्षा मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम की जो सूची है वो बहुत पहले जारी कर दी गई थी, और वैसे अमूमन क्या है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरह की सूची जारी की जाती है। तो ये कोई इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान या इस तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसको अमल में लाया गया सरकार की ओर से। तो और रही बात, उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि राज्यपाल जो महामहिम है उनके जो कार्यक्रम में बदलाव किया गया, उनके जो स्वास्थ्य के कारणों के करके बदलाव किया गया। तो इस तरह की उनकी ओर से जो आधारिक जो बयान है सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया। तो लेकिन जो चर्चा ये भी की जा रही है, जो बातें ये भी निकल के आ रही है कि जो किसान आंदोलन जो है उसको किसान आंदोलन चल रहा है और 26 की जो ट्रैक्टर यात्रा किसानों द्वारा जो निकाली जा रही है उसको देखते हुए इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या सामने ना आए। जबकि किसान नेता जो है उन्होंने पहले ही अपील की है किसानों के साथ कि इस तरह के जो ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है या जो 26 जनवरी का जो पर्व जो मनाया जाता है देश के गौरव की बात है, इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत ना पैदा करे किसान। इस तरह की भी जो किसान नेता हैं उनकी ओर से अपील पहले ही की जा चुकी है। जी अभिषेक, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि देश के बाकी हिस्सों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया कि सरकारी कार्यक्रम में बाधा डाली जाए। हरियाणा में आखिरकार इस तरह की जो चेतावनी दी गई है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हम बात करें, बाकी किसान नेताओं की हम बात करें, क्या वजह है, क्यों आखिरकार जो सरकारी कार्यक्रमों को निशाना बनाया जा रहा है? जी देखिए, अभी हाल ही में करनाल में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें किसानों ने विरोध किया और कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आखिर में इस तरह के हालात बन गए कि मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं उतरे और उनका जो कार्यक्रम है वो एन समय पर रद्द करना पड़ा। तो इस तरह के जो किसानों की ओर से जो कार्यक्रम, जो हरियाणा सरकार के जो कार्यक्रम है उनका विरोध करने की जो पहले अपील की गई थी, लेकिन अब जो किसानों की ओर से ये बात कही गई है, जो किसान नेता है, कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम है उसका विरोध होगा, लेकिन जो 26 तारीख को जो झंडा फहराने का जो देश की गौरव की जो बात है, जिसमें गर्व की बात है, ये जो 26 जनवरी का जो पर्व मनाया जाता है, तो जनता का इससे लगाव है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम सरकार की ओर से किए जाएंगे उसमें हम विरोध ना करें, और किसानों से भी उन्होंने अपील की। लेकिन किसी तरह का विरोध या किसी इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए जो ये निश्चित किया गया है कि जो तमाम जो मंत्री हैं या और जो उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, इनके जो कार्यक्रम है ये इस तरह सेट किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है अब सरकारी कार्यक्रम पर भी देखने को मिल रहा है। रुक करते अगली खबर का, आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद आज उसे 50 साल हो चुके हैं। इस अवसर पर हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह शिमला के रिज मैदान में मनाया जा रहा है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल नहीं हुए, उनका शिमला का दौरा टल गया है। अमित शाह की ओर से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आपको बताएं कि अध्यक्षीय भाषण दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समारोह में बतौर विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल में खूब तरक्की की है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद यहां पर आज सड़कों का जाल बिछ चुका है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल के देश में अपनी अलग छवि है, पहाड़ी, पक्का, ईमानदार, टिका हुआ, ये हिमाचलियों की पहचान होती है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे संघर्ष के बाद में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल वासियों को इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अटल टनल पूरा नहीं हो रहा था। मुझे याद है मनाली आए थे अटल जी। अटल जी ने चर्चा में कहा था, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है, ये शब्द उन्होंने कहे थे। और हम लोगों ने उस समय कहा था, अटल जी अटल टनल पूरा बनेगा, उसका काम रुक गया था। राजनीतिक दृष्टि से मैं विषय को नहीं उठाना चाहता,
लेकिन उसका काम रुक गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने जिन्होंने फिर से वॉर स्केल पर काम शुरू किया और आज अटल टनल हमारे सामने विद्यमान है और वो हमारे को सिर्फ हमारे ही लिए उपयोगी नहीं है, वो भारत की डिफेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। पहाड़ी, ईमानदार, पक्का, टिका हुआ, दुनिया हिल जाएगी, पहाड़ी नहीं हिलेगा, यह पहाड़ की पहचान है। दुनिया हिल जाएगी लेकिन पहाड़ी नहीं हिलेगा, ये इस तरह की बातें जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा के द्वारा इस तरह की बातें कही गई। आपको बता दें कि आज हिमाचल दिवस है और इसी के पूर्ण राज्य का दर्जा आज ही के दिन मिला था। आज पूर्ण राज्य के दर्जा मिले हुए इस राज्य को 50 साल हो चुके हैं। इसी मौके पर आपको बताएं कि यहां पर कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका ये दौरा टल गया। लेकिन आज जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां पर शामिल होते हैं और इस कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। पंजाब सरकार ने 1919 में हुए जलियांवाला बाग के शहीदों की असली संख्या और उनके घरों का पता लगाने के लिए अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक चेयर स्थापित करने का फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोपहर अमृतसर के आनंद पार्क में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक का वर्चुअल नींव कर रखे वहां पे पत्थर रखा है। इस स्मारक के निर्माण में शहीदों के घरों और गांवों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पावन मिट्टी स्मारक की नींव में डाली जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के गांवों से वहां पर भी छोटे छोटे शहीदी स्मारक स्थापित किए जाएंगे। देश की आजादी में शहादत का जाम पीने वाले कालापानी की शहीदों की याद में भी इस सरकार द्वारा एक स्मारक तैयार किया जाएगा। हालांकि स्मारक कहां बनेगा इस बारे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक के निर्माण में शहीदों के घरों और गांवों से मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पावन मिट्टी स्मारक के नींव में डाली जाएगी। हजार बंदा शहीद होया। महात्मा गांधी जी ने क्या है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1500 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਾ ਪਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ 429 ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 492 ਲੇਕਿਨ 1500 ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया की आज पुण्यतिथि है और ऐसे में आज देश उनके जो तमाम काम थे उनको याद कर रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता को नमन किया। भोपाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने राजमाता के महान कार्यों को याद करके पुण्यतिथि कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजमाता ने जनता के लिए अनेकों काम किए और जनता की भलाई के लिए राजमाता ने उस वक्त भी सरकार से टकराने का काम किया। शिवराज ने कहा कि उन्होंने कहा कि आज अगर राजमाता होती तो बीजेपी के इतने बड़े परिवार को देखकर बेहद खुश होती। तो वहीं आपको बता दें कि इंदौर में राजमाता की एक मूर्ति का वहां पर स्थापना की गई है। इस दौरान भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवा मोर्चे के हम तो बच्चे थे उस समय, हम सबकी मां थी राजमाता जी। सबको स्नेह करती थी, सबको प्रेम करती थी। और जब आपातकाल की बात आई, तब जब कई लोगों ने समर्पण कर दिया, राजमाता जी ने कहा कि अहंकारी सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ डट के लड़ूंगी। महलों में रहने वाली राजमाता जी जेल में भेज दी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र परासर। शैलेंद्र, आज ये कार्यक्रम रखा गया राजमाता सिंधिया के पुण्यतिथि के मौके पर, क्या कुछ सीएम शिवराज ने कहा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं राजमाता विजयराजे सिंधिया का आज पुण्यतिथि पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित महिला मोर्चा और तमाम सैकड़ों की संख्या उपस्थित हुए बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पुण्यतिथि को मनाया गया। और इस दौरान इंदौर नगर निगम की नगर निगम आयुक्त को भी सम्मान दिया गया। वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया के पद चिन्हों पर चलने को हिदायत दी गई। यहाँ पर वो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस तरह से जी जानी जाती थी और त्याग और परिचय की बात करती थी, तो साफ है कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर देखते हुए सीधे तौर पर राजमाता सिंधिया के पूर्व के कार्यकाल जिस तरह से उन्हें महाराज और सिंधिया गिद्दी को छोड़ते हुए जन हित में यहाँ पर लोगों के बीच में जन सेवा की और स्कूल खोले, तो ऐसे में देखने में ये आता है कि साफ तौर पे उनके पुराने जो कार्यकाल थे उसको लेके कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उनकी पुण्यतिथि पे ये ऐसी महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई। मोहित, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, सियासी रूप से आखिरकार आज के इस कार्यक्रम की क्या नजर आता है? सियासी रूप से हम देखें, क्योंकि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तमाम तरह की उठापटक हमने देखी, और ऐसे में अब ये कार्यक्रम रखा गया, सीएम शिवराज ने तारीफों के पुल बांधे, क्या मायने देखे जाएं इसके? देखिए, वो जिस तरह से विजयराजे सिंधिया और जन सेवा के तौर पर महाराज की गद्दी छोड़कर जनहित में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह स्कूल और जमीन दान की और लोगों की जनहित सेवा भी की। एक पुराना कार्यकाल था कि जब ग्वालियर कोई पहुंचता था तो सीधे तौर पर उनको महिला वहाँ महल में उनके लिए खाना भोजन दिया जाता था। और आज के इस कार्यक्रम की हम बात करें तो यह कार्यक्रम पूर्व में भी बीजेपी में मनाया जाता था। और जिस तरह से अम्मा महाराज विजय सिंधिया को की पुण्यतिथि मनाई जाती तो पूर्व में भी इतने धूमधाम से ही मनाई जाती थी जिस तरह से अभी मनाई गई। वर्तमान में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया
बीजेपी में शामिल हुए हो, लेकिन पूर्व में उनके परिवार से उनकी बुआ कई यशोदा सिंधिया भी बीजेपी में शामिल है, और पूर्व में कई ऐसे सिंधिया परिवार से लोग हैं जो बीजेपी में शामिल थे। खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस के दामन लंबे समय से थामे थे, जो कि बाद में बीजेपी में शामिल हुए। तो देखा जाए पूरे समीकरण को देखा जाए तो जिस तरह से अम्मा महाराज का यह पुण्यतिथि मनाई गई, उसका करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन और आगे बढ़ने को एक पहल और उनके पक्षों पर चलने की यहाँ पर अपील सीएम द्वारा की गई। तो निश्चित ही एक काफी अच्छा सद्भाव और एक चुनावी रणनीति में भी देख जी जा रही है। मोहित, बिल्कुल शैलेंद्र, एक बात और हम समझे कि प्रदेश में बाकी जगहों पर भी क्या इस तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, चाहे बाकी दलों की हम बात करें, क्या उनकी तरफ से भी इस तरह के कार्यक्रम रखे गए थे? मोहित, अगर खासतौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र की हम बात करें तो सिंधिया परिवार में राजमाता सिंधिया का यहाँ पर भव्य रूप से यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जाती है और लोगों के लिए काफी फल फूल और कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे जाते हैं। और बीजेपी में यहाँ पर कई जगह राजमाता सिंधिया का यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई गई और जगह जगह महिलाओं ने जिस तरीके से उनका राजनीतिक वजूद है, इतना बड़ा वर्चस्व आज भी है कि उनके नाम से जो बीजेपी भी इस्तेमाल करती है, बाकी लोग भी करते हैं। क्या कांग्रेस के द्वारा कोई कार्यक्रम रखा गया बीजेपी की तरह? नहीं मोहित, इस बात का अभी कांग्रेस कार्यालय या कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा देखा जाए तो राजमाता का ऐसे पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं देखा गया, लेकिन बीजेपी द्वारा जगह जगह जिलों में पदाधिकारियों द्वारा यह कार्यक्रम देखा गया और खासतौर पर महिला मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और महिला मोर्चा में जिस तरह कार्यालय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी ये कार्यक्रम मनाया गया। तो तमाम मुद्दे और जनहित की जो चीजें उनके जीवन काल में जिस तरह से त्याग राजमहल का करते हुए और देश की 76,000 किलो सोना भी देश जब संकट में था, तो उन तमाम उनकी बातों को और राजमहल छोड़ने को लेकर भी उनकी पक्ष शिक्षा की ओर इन तमाम चीजों को दोहराते हुए प्रोत्साहन की दृष्टि से इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन महिलाओं को बिल्कुल उन तमाम कामों को याद किया, गिनवाया भी, उन तमाम चीजों को लोगों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अवैध जमीन कब्जा करने वालों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके अभी भी ये हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बताएं कि जिनको रोकने के लिए योगी सरकार ने एंटी भू माफिया सेल भी बनाया, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय से सामने आया है, जहां पर नगर पालिका सिद्धार्थनगर की बेशकीमती जमीनों को कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। आलम यह है कि नगर पालिका सिद्धार्थनगर की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण को देखा तो रोकने की कोशिश की और मामले की शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मामले में जिला के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच के लिए उप जिलाधिकारी को बोल दिया गया है। जांच में अगर निर्माण सरकारी जमीनों पर हो रहा है तो उसे रोक दिया जाएगा और अगर उनकी अपनी जमीन है तो होने दिया जाएगा। ये अनर्गल सरकारी संपत्ति हड़पी जा रही है। अच्छा, नगर पालिका इस पे ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह की जमीन है? ये गांव समाज की जमीन है। तो इसकी शिकायत कहीं किया आप लोगों ने? हाँ, शिकायत इसकी अधिशासी अधिकारी को किया गया, नगर पालिका अध्यक्ष को किया गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं, बस हाँ ठीक है दिखा लेंगे और जमीन यहाँ लूटे जा रहे हैं लोग। नहीं, देखिए ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है सोशल मीडिया के थ्रू कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, जिसे कहा गया है कि वो अवैध निर्माण है। तो उसके क्रम में मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को वो भेज दिया गया और उनको बोल दिया गया कि उसको देख लें और उसकी जांच करवाने के उपरांत ही अगर वो सही है तो ही निर्माण हो, नहीं है तो उसको तत्काल रोका जाए। तो वहीं हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बहुचर्चित महम कांड में आज रोहतक की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा से शुरू करने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इससे इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अब दोबारा से केस शुरू नहीं होगा।
27 फरवरी 1990 को हुए इस बहुचर्चित महम कांड को लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि 27 फरवरी 1990 में महम उपचुनाव के दौरान बेंसी गांव में यह बवाल हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे। ये मामला बंद हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से केस फिर से शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और उस समय डीआईजी रहे शमशेर सिंह समेत कई लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। विकास, महम बहुचर्चित कांड है, इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है रोहतक कोर्ट के द्वारा। क्या कुछ ये पूरा फैसला है, एक बार विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये एक बहुचर्चित हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला महम कांड का मामला था, जो कि सोमवार को रोहतक की अदालत ने एक फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्वाचिका खारिज कर दी गई है। इसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अब दोबारा केस शुरू नहीं होगा। जी, मैं आपको बताऊंगा कि जब ताऊ देवीलाल केंद्र में उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा में उनकी जगह ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौटाला ने फरवरी 2090 में महम उपचुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था। वहीं दूसरी तरफ कभी ताऊ देवीलाल के करीब रहने वाले आनंद सिंह दागी ने भी नामांकन दाखिल किया है। उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई और इसमें खरक गांव निवासी हरि सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन आज तक ये मामला जो है अनट्रेस रखा गया था। वहीं आपको बताऊं कि 2015 में तो सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर होने के बाद हरि सिंह के भाई रामफल ने सबसे पहले रोहतक एसपी को नवंबर 2016 में जो है ये शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की थी। जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो रामफल ने महम अदालत में मार्च 2017 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें अभय चौटाला सहित 7 लोगों के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। महम अदालत ने जो है ये याचिका जून 18 में खारिज कर दी गई थी। और इसके बाद यही है कि दोबारा से 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्वाचन याचिका है जो फाइल की गई थी इसके द्वारा। जी बिल्कुल विकास, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास हमारे साथ जुड़े क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर था। इनेलो का जो वर्चस्व था इसी कांड के बाद से लगातार कम होता चला गया। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।